Hello everyone, welcome back to the class of physics where you understand and learn the concept of physics in the very finest way, my dear बच्चों. And yes, we are doing the electric current through conductor, जो कि आज इसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है. मैंने ऑलरेडी इसके दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, राइट, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर तक का हमने वीडियो कर दिया है. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो प्योरली रेजिस्टेंस पे होने वाला है, बट रेजिस्टेंस में कुछ चीजें और हैं, जैसे रेजिस्टिविटी आती है, राइट, एंड रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टेम्परेचर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले. बट आज के इस क्लास में मेजरली वी विल डीलिंग विद द रेजिस्टेंस एंड रियोस्टैट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एज यू कैन सी, राइट. सो यस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द क्लास ऑफ फिजिक्स एंड शुरू करते हैं आज की क्लास को. चलिए, तो भाई कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था, आप सभी को याद होगा इस पिक्चर के बारे में, कैसे जो भाई ये हमारे डेविल भाई साहब हैं, है ना, बहुत बड़े डेविल हैं ये. तो ये कैसे जो है भाई करंट को रोक रहे हैं आगे जाने से, है ना. तो करंट को आगे जाने के लिए मदद कौन कर रहा है, मैंने बताया था ये हमारे वोल्टेज भाई साहब, भाई जिनके पसीने छूट गए थे करंट को आगे भेजते भेजते इन रेजिस्टेंस भाई साहब की वजह से. तो आज हम इनके बारे में ही सीखने वाले, भाई ये क्यों इतने जो है फेमस है और इनके वजह से जो है बहुत सारी तकलीफें हमारे भाई वोल्टेज को और करंट को झेलनी पड़ती है. तो सब चाहते हैं कि ये ना हो तो बहुत अच्छा है, पर एक बात तो है भाई, अगर धरती पे कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, है ना. तो अगर सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो फिर भी मजा नहीं आएगा, बुरा हो फिर अच्छा हो तो अच्छा लगता है. तो ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है. तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना. पहले हम जो है रेजिस्टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, एंड देन वी विल सी, राइट, कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है सारी चीजें. ओके, सो भाई व्हाट इज रेजिस्टर. ओके, सो रेजिस्टर क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है. सो रेजिस्टर आर यूजुअली नहीं, रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ सर्किट. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम होता है, या जो रेजिस्टर जो है उसका काम क्या होता है, यहाँ पे उसका काम होता है लिमिट करना करंट को. मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा था, जैसे ये करंट आगे की तरफ जा रहा है बट ये करंट को रोक रहा है आगे जाने से, है ना. तो इसका काम होता है टू लिमिट द करंट. देखो ये बहुत सही है, मतलब हम नहीं बोलेंगे रेजिस्टेंस गलत है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस होना जरूरी भी है, क्योंकि हमारे पास हमारे घर में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिनको बहुत ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती है, वो थोड़े करंट में ही अपना काम दिखा देते हैं, है ना. जैसे फॉर सिंपल सी बात करें यार, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 240 वोल्ट है, पर उस 240 वोल्ट के सप्लाई से हम हमारे मोबाइल फोन को भी चार्ज करते हैं और घर के एसी को भी चलाते हैं, है ना. घर में रेफ्रिजरेटर है वो भी चलता है, तो उसी करंट पे सारी चीजें रन कर रही है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट. तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि हमें रेजिस्टेंस की तो जरूरत है. क्यों जरूरत है इसकी, क्योंकि वो करंट को लिमिट करता है, राइट. लिमिट करने का मतलब यहाँ पे होता है कि हम अपने डिजायर वैल्यू के हिसाब से करंट को जो है क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो उसके लिए एक डिजायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी लगेगा. ठीक है, तो ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे क्या है. Commercially available resistors are mainly of two type. पहला है कार्बन रेजिस्टर, दूसरा है वायर वाउंड रेजिस्टर, है ना. कार्बन रेजिस्टर्स तो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, राइट. वायर वाउंड रेजिस्टर्स जो होते हैं वो वायर के होते हैं, राइट. वायर मतलब लपेटा हुआ रहता है, उससे रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं. बट मेजरली सेकंड वाले टाइप पे हमें ज्यादा गौर नहीं करना है. वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट दी कार्बन रेजिस्टर्स, क्योंकि मार्केट में यही ज्यादा यूज होते हैं. ओके, तो जो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टर्स आर मोस्टली, इसे थोड़ा सा हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं ना, मजा आ जाएगा. ओके, और यहां पे ले लिया हमने हमारा हाइलाइटर. ओके, सो हाई वैल्यू रेजिस्टर्स आर मोस्टली कार्बन रेजिस्टर्स. तो जितने भी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है तो हमें कार्बन रेजिस्टर्स ही जो है उसके लिए काम में आएंगे. एंड दे आर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कार्बन रेजिस्टेंस को यूज करना कि वो बहुत छोटे होते हैं और वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब बहुत सस्ते होते हैं. भी आपके सामने जो रजिस्टर दिख रहा है बच्चों, ये इसकी कीमत मात्र पैसे में होगी, है ना. 1 रुपए में आप 4-5 खरीद सकते हो ऐसे है, तो इनकी कीमत पैसों में होती है, तो दे आर इनएक्सपेंसिव, राइट. The values of these resistors are color coded to mark their values in ohm, right. तो इनकी जो वैल्यूज होती है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनके कलर कोड के ऊपर. अब जैसे यहाँ पे कलर कोड आपको दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमने कलर दे रखा है ना,
गोल्डन कलर है, रेड कलर है, ब्लैक है, येलो है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कलर कोड की मदद से जो है इनके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। द कलर कोडिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राइट। तो यहां पे जो ये कलर कोडिंग है, ये कलर कोडिंग कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जिसको EI कहते हैं हम लोग, राइट, EIA। तो ये लोग जो है इसे डिसाइड करते हैं और इसी के हिसाब से जो है ये पूरा कलर कोडिंग स्टैंडर्डाइज किया जाता है। वन सच रजिस्टर इज शोन बिलो, है ना। तो ये एक वो रजिस्टर है जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो भाई। बहुत ही बढ़िया और उम्दा रेजिस्टेंस है ये। इसका काम जो होता है करंट को आगे ना जाने देना। तो यहां से हमारा करंट आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस वो बेचारा जो है जितना था उतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दी रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। सो ये तो बातें हो गई रेजिस्टेंस को लेकर के। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब उन कलर कोड के बेस पे कैसे हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें, किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, तो वो अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे किया जाता है। सो कलर कोड ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ पे बच्चों कलर कोड को याद रखने का मैंने एक ट्रिक दे रखा है, और यहाँ पे आप देखो इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो कितने कलर कोड है ना। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। इतने सारे कलर जो हमने ले रखे हैं। अच्छा, इन सभी कलर्स में बच्चों अगर आप ध्यान देखोगे तो बाजू में इनके और कॉलम्स बनाए गए हैं, जैसे बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, राइट। एंड दीज आर दी मल्टीप्लायर एंड दीज आर दी टॉलरेंस। ओके, तो इसको कलर कोडिंग कैसे देना है, ये फिलहाल अभी आप टेबल देखो, कलर कोडिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे देना है। आपको यहाँ पे एक चीज जो है भैया वो याद कर लेनी है, रट लेनी है, वो है ये जो मैंने ब्लू कलर में दे रखा है ना। बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ओहो सर, आपने तो हमारी दिल की तमन्ना जगा दी भाई। थोड़ा सा शांति रखो, अपने दिल को संभालो। अभी यहाँ पे हम वाइफ की बातें नहीं करने वाले हैं। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस जो है सभी के जिंदगी में आकर के अच्छा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है बच्चों उसका काम है करंट को लिमिट करना, जिस तरीके से वाइफ का काम होता है। तो या ओके, सो बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो बीबी रॉय थे ग्रेट ब्रिटेन में, उनके पास बहुत ही गुड वाइफ थी। तो ये क्यों बताया सर आपने? ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये कलर कोडिंग लाइन वाइज याद हो जाए, क्योंकि आप इनके बाजू में जो है नंबरिंग वो देखोगे ना, तो नंबरिंग भी लाइन वाइज है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये पूरा लाइन वाइज है, इसके लिए आपको कलर कोड लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा। तो आप जरा ध्यान देना, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बी रॉय, राइट। देखो ये पहला मेरा मैच हो गया, BROY, रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो G और B, ग्रीन और ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ। तो वाइफ के लिए लिख दोगे आप W। देखो आपके यहाँ पे जो W तक का, व्हाइट तक का जो कलर है वो पूरा हो गया, राइट। तो बेसिकली वो 9 नंबर तक का था जो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया। सो B स्टैंड फॉर ब्लैक। तो पहले याद रखो भाई, B से ब्लैक होगा, फिर ब्राउन होगा, और जो दूसरा B आएगा वो ब्लू होगा, है ना। तो आपको ये सीरीज तो याद रखनी है, वरना आप स्टार्टिंग में ब्लू ले लोगे, फिर ब्राउन ले लोगे, फिर ब्लैक ले लोगे, तो आप बहुत बड़ा गड़बड़ कर दोगे। तो पहले याद रखो ब्लैक, ओके। दूसरा है हमारा ब्राउन, फिर R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज। तो ये सारे कलर कोड हम देने वाले हैं ना, Y फॉर येलो, और G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, V फॉर वॉयलेट, G फॉर, अभी देखो G और एक आ गया, एक पहले G आता है, दूसरा G आ गया, दिस इज योर ग्रे, एंड लास्ट में है आपके पास व्हाइट। ओके, तो दीज आर दी कलर कोड्स विच यू शुड रिमेंबर, एंड इनके आगे नंबरिंग होती है। देखो आप देखोगे तो बैंड 1 मतलब फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फिर एक बात है मल्टीप्लायर, राइट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फिर मल्टीप्लायर है, फिर टॉलरेंस है। तो अब इनको हम जो है किस तरीके से करेंगे, ओके, हाउ वी विल डू दिस। तो बेसिकली जो हमारा बैंड 3 होता है ना बच्चों, उसी को हम मल्टीप्लायर के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंड 3 है इसी को हम मल्टीप्लायर के रूप में लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको वो दिखाता हूं, यहाँ पर आगे चलते हैं।
तो यस यू कैन सी हियर, यू कैन सी दी टेबल्स हियर, ओके। और इस टेबल में जो है आपके पास मैंने एक रेजिस्टेंस शो किया है, और मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को कैसे कलर कोडिंग के हिसाब से नेमिंग करना है मैं वो सिखा देता हूँ पहले। तो हम पहले जो है फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस को देखेंगे। इस रेजिस्टेंस में पहला कलर है हमारा ग्रीन, ओके। फिर दूसरा कलर है ब्लू, तीसरा कलर है ऑरेंज, और चौथा कलर जो है आपका बच्चों दैट इज व्हाट यू कैन से गोल्डन, ओके। तो ये आपका जो है गोल्डन कलर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये देखो, ये आपका फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। अगर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बात करें, दिस बिकम योर फर्स्ट डिजिट, दिस बिकम योर सेकंड डिजिट, एंड दिस बिकम योर मल्टीप्लायर, ओके, जो पावर में रहेगा 10 के। और ये आपका टॉलरेंस होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों, टॉलरेंस, ओके। दिस इज योर टॉलरेंस। नाउ हाउ विल यू नेम दिस? तो पहला ग्रीन है भाई, ग्रीन देख लो कहां पर आता है, तो बी बी रॉय, देखो यहाँ पे ग्रीन है, मतलब 5वें नंबर पे, ओके। तो ग्रीन कहां पर है आपका, 5वें नंबर पे, ओके, जो आपका फर्स्ट डिजिट हो जाएगा ज्यादातर। तो बेसिकली होता ऐसा है कि आपके बुक में जो दिया है ना, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट और सीधा मल्टीप्लायर दे रखा है, पर मैंने जो आपको अभी यहाँ पे टेबल शो किया है, इसमें कैसा होता है, आपके पास फर्स्ट डिजिट भी है, सेकंड डिजिट भी है, थर्ड डिजिट भी है, फिर मल्टीप्लायर है। तो कई बार ये ऐसा होता है बच्चों, हमारे पास जो कलर कोड होते हैं वो 3 नहीं 4-5 हो जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम बैंड 4 है ना, यहाँ पे मैक्सिमम बैंड 5, यहाँ पे मैक्सिमम बैंड 6 है। तो इनको आप कैसे कलर कोडिंग दोगे? तो बेसिकली हम फिर 3 मल्टीप्लायर को ले लेते हैं, है ना, हम 3 मल्टीप्लायर कह रहा हूँ, हम 3 डिजिट ले लेते हैं और एक मल्टीप्लायर ले लेते हैं। तो 3 डिजिट मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है ना, मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, एंड दिस सॉरी थर्ड डिजिट बोल रहा हूँ, ये आपका जाएगा मल्टीप्लायर में, ओके। ये आपका जाएगा मल्टीप्लायर में थर्ड वाला, और फिर ये आ जाएगा टॉलरेंस में, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट देखो क्या है, तो फर्स्ट डिजिट जो आपका ग्रीन है, ग्रीन में कलर क्या है 5, तो यू विल राइट 5। सेकंड डिजिट क्या है बच्चा आपका ब्लू, तो आप लिख दोगे यहाँ पे ब्लू का कलर क्या है 6, और ऑरेंज जो है वो आपका मल्टीप्लायर में चला जाएगा, जो कि है क्या बच्चों, ऑरेंज आपका है यहाँ पर 3, ओके। तो वो 10⁻³ के इसमें जाएगा, और टॉलरेंस जो है वो प्लस माइनस में आ जाएगा हमारा, राइट। तो टॉलरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम उसे काउंट करने जाए तो, यस, तो कौन सा कलर है, गोल्डन, तो गोल्डन के लिए टॉलरेंस क्या है बच्चों हमारे पास, यस, सो इट इज ±5%, ओके, ±5%। तो इस तरीके से आपको जो है इसे फाइंड आउट करना है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 56 किलो, के को हम किलो लिख सकते हैं, किलो ओम, और ±5%, मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें ±5% हो सकता है। देखो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली फर्क इतना है, आपके बुक में जो डायग्राम दिया है पेज नंबर 211 पे, उसमें आपको देखो कलर्स दिए हैं, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और सीधा मल्टीप्लायर दिया है। पर हम अगर मेरे पास कलर कोड में 3-4 कलर हो जाएं, जैसे अगर आप इस सेकंड वाले बैंड को देखोगे, देखो फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, अगर आप इसको मल्टीप्लायर लेते हो फिर इस कलर को क्या लोगे और फिर इसको क्या लोगे, इसलिए यहाँ पे थर्ड डिजिट भी आता है और फिर हमारा मल्टीप्लायर आता है। बात समझ में आ रहा है? थर्ड डिजिट आता है, फिर हमारा मल्टीप्लायर आता है, और किसी किसी में ज्यादा आ गए तो मैं देखो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से सिर्फ पहला वाला इनफ है, बाकी ये दोनों आपके बुक के हिसाब से नहीं है, बात समझ लो पहले, ठीक है। और ये टेबल भी आपके बुक के हिसाब से नहीं है, ये टेबल मैं आपको दिखा सकता हूँ आपके बुक में जो है, पर आपके बुक में आप उसे खुद ही देख लो, राइट, बहुत इजी टेबल है। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब मेरे पास 5 बैंड आ जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट काउंट करेंगे, फिर एक मल्टीप्लायर होगा और फिर टॉलरेंस होगा हमारे पास। तो नेमिंग फिर से उसे वैसे ही देना, जैसे आप देख लो सेकंड वाले में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अपने पास येलो है, वॉयलेट है, ब्लैक है, देन रेड है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है ग्रे है, राइट, टॉलरेंस में। तो येलो के लिए आप ले लिए 4, वॉलेट के लिए आपने ले लिया भाई 7, और ब्लू के लिए आपने ले लिया 6। अब ये आ जाएगा मल्टीप्लायर में, मतलब 10 की पावर में जाएगा, मल्टीप्लायर जो होता है पावर में जाता है। और रेड कितना है भाई आपका, रेड जो है वो है 2, तो ये हो जाएगा 10⁻²। और जी जो है वो ग्रे है, वो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा आपका ग्रे के लिए 10%, राइट। तो विल राइट +or
अच्छा एक बात आप और ध्यान से सुन लेना कि हमने दो कलर ले रखे हैं, एक हमने ग्रे लिया है और एक सिल्वर ले रखा है, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है वो हमारा एक्चुअली टॉलरेंस में होता है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे कलर कोड ही हो गए पूरे। इसके नीचे जो गोल्ड और सिल्वर है ना, ये टॉलरेंस में आते हैं, तो इसे हम सिल्वर लेंगे ना कि ग्रे लेते हुए, राइट। तो इसको मैं सिल्वर लूंगा। तो सिल्वर के लिए प्लस और माइनस 10% है आपका। अब आप इस देख लो आंसर क्या मिल रहा है। तो ये 4 7 6 10⁻², मतलब 100, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 00 प्लस और माइनस 10%, तो दिस बिकम योर 47.6, राइट, किलो ओम प्लस और माइनस 10%। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट आप थर्ड आओगे तो देखो यहाँ पे बैंड बढ़ गए है ना। थर्ड वाले में बैंड अगर आप देखोगे, ओ थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो बैंड आपके बढ़ चुके हैं, 6 बैंड हो गए। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट मल्टीप्लायर, और ये टॉलरेंस हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में, आप भी नहीं करेंगे। बट इतना आप याद रखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब हमारे जो बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, तो उनका भी जो है उसमें हमें पता होना जरूरी है कि कितना जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट हर रेजिस्टेंस के लिए। तो वो आपको अगर आपको देखना है अभी, तो फिलहाल आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है वो 214 पे देख सकते हो, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, राइट। तो उसमें वो लोग ने एक इक्वेशन दिया है, पेज नंबर यू कैन सी 215, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 215 पे एक इक्वेशन दिया है, अल्फा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट, है ना। तो ये जो है फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। तो वैसे तो इस फॉर्मूले के बारे में हम कल के लेक्चर में ही देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर, इस चैप्टर के। तो यहाँ पे ये जो अल्फा होता है ना, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है। तो ये हर इसके लिए कांस्टेंट होता है, हर रेजिस्टेंस के लिए। तो इसकी वैल्यू भी आप कलर कोड से पता कर सकते हो, ठीक है, कितनी है। ओके, तो आई होप भाई रेजिस्टेंस का जो मामला है वो कैसे करना है आपको, तो सारा सब कुछ कलर कोड से ही करना है, बाकी एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं, यू कैन गो विद दैट एंड डू द कलर कोडिंग, राइट। या आते हैं रियोस्टैट पे। नाउ व्हाट इज रियोस्टैट, बहुत छोटा सा टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है रियोस्टैट, एंड बहुत सिंपल सा टॉपिक भी है। अभी रियोस्टैट एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखो हमने जहां पे स्टेटमेंट दिया है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल अ करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, राइट, बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पे वेरिंग वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिंग मतलब होता है यहाँ पे बच्चों changing, okay, so by changing the value of resistance I can control the current value। तो मैं रेजिस्टेंस को वेरी करके, अब रेजिस्टेंस को वेरी करके मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करके, अभी क्या होता है कि हम जब बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की, जो कलर कोड वाले रेजिस्टेंस है ना, ये वाले रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना ये फिक्स होते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज आप नहीं कर सकते। मतलब वो जो एक बार बन गया, कलर कोड दे दिया, वो उतना ही है। जैसे यहाँ पर अभी हमने वैल्यू निकाली, देखो पहले वाली की वैल्यू हमें मिली 56 किलो ओम, तो ये 56 किलो ओम जो है ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट अगर मुझे सर्किट में मेरे ऐसे जरूरत लगे मुझे कि भाई मुझे रेजिस्टेंस को चेंज करना है वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मुझे जो है रेजिस्टेंस को चेंज करना है और करंट को भी चेंज कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट यू रिक्वायर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यस, रियोस्टैट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो प्लीज इस नाम को ध्यान रख लो, राइट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। तो रियोस्टैट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है। अब ये कैसे वेरी करता है रेजिस्टेंस को, तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, मैं एक सर्किट डायग्राम बता दूं। मेजरली हम जो है रियोस्टैट्स को लगाते किधर है ना। तो रियोस्टैट जो होता है ज्यादातर वो एंड पॉइंट में ही लगता है, हमको बताता, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा ये। तो मान लो मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये बैटरी हो गया, ये ऐसे करके हमने ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे हमने कुछ कनेक्शन दे दिया एक दूसरे रेजिस्टेंस का, और ये हमने सर्किट डायग्राम को ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आर एच लिखते हैं रियोस्टैट को, और इसके ऊपर ऐसे ना सिंबल होते हैं, एक लाइन होती है,
एरो मतलब जिसके ऊपर भी आप समझ लो एरो है ना, मतलब वो वेरिएबल है, वो चेंज होने वाला है। अगर मेरा ये जो मैंने सेल लगाया है, सेल के ऊपर भी मैंने ऐसे एरो कर दिया ना, मतलब मैं वहां पे वोल्टेज चेंज करने वाला हूँ, मैं कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बैटरी जो होती है वो भी कांस्टेंट वोल्टेज देती है, बट अगर मैंने बैटरी के ऊपर भी ऐसे एरो कर दिया, इसका मतलब वो बैटरी जो है कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देगी, आप उसको चेंज कर सकते हो, वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू, राइट, ये इसका मतलब होता है। तो जब भी हम बात करते हैं रियोस्टेट की, तो आप यहाँ पे ऊपर देखो एक नॉब देख रहे होगे ब्लैक कलर का, राइट, तो इसको आप ना ऐसे स्लाइड करते हो आगे पीछे, यहाँ पे ये बहुत सारे वायर्स की कॉइलिंग है ना, ये वायर्स का कॉइल है, एक कॉइल मतलब जैसे हम कैसे वायर्स को लपेट देते हैं ऐसे कॉइल होता है। तो आप इस जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है, इस सर्किट डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे 3 टर्मिनल है, 1, यहाँ पे कनेक्शन आया 2 और यहाँ पे कनेक्शन आया 3, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देखो यहाँ भी 3 कनेक्शन है, एक यहाँ कनेक्शन है, एक यहाँ पे नीचे कनेक्शन है और एक यहाँ पे नीचे कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको इनमें से ये ब्लैक एक है और रेड एक है, इनमें से कोई भी या तो ये वाला रेड कनेक्ट कर दो या तो ये वाला रेड कनेक्ट कर दो, कोई भी एक रेड आपको कनेक्ट करना है और एक ब्लैक कनेक्ट करना है, राइट, इस तरीके से। तो ये आपका सर्किट जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ओके, यस। तो अभी क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर का ब्लैक कलर का पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसको आप स्लाइड करोगे ऐसे आगे पीछे, एक कभी आगे लेके आओगे तो कभी पीछे लेके जाओगे। तो ये क्या होता है, देखो ये जो नॉब है ना, ये इस पैर के साथ देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे आगे पीछे दोनों जगह पैर है, जिससे ये क्या है, इस कॉइल से कांटेक्ट में है, इस कॉइल से कांटेक्ट में है। तो जब इसे आप ऐसे आगे पीछे मूव करोगे ना, तो आगे पीछे मूव करने से क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है सर्किट में वो चेंज होगा, राइट, बिकॉज इट इज गिविंग मी डिफरेंट रेजिस्टेंस एट डिफरेंट पॉइंट। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग रेजिस्टेंस मिलता है। तो दैट इज व्हाई वी से दिस एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। और रियोस्टेट के बारे में आपको फिलहाल इतना ही दिया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? नाउ सी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जब भी मैं एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को कनेक्ट करूं, है ना, मैं एक से ज्यादा रजिस्टर को कनेक्ट करूं किसी एक सीरीज के अंदर, तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसका क्या यूज है, किस लिए ये किया जाता है, वो सब अभी हम इसमें देखेंगे, और क्या इसका डेरिवेशन है, राइट। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है भाई, वी विल बी कनेक्टिंग मोर देन वन रेजिस्टेंस, ओके, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, 2 3 4 5 6 10 लाख कितना भी आप लगा दो, राइट। हाँ, और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में दो पार्ट है, पहला है हमारा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि भाई हमें रेजिस्टेंस को जो है एक लाइन में सीरीज में लगाना है। तो मान लो मैंने ये यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया और मैंने यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया। अब मैं बोलूंगा पॉइंट ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं बच्चों? तो 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, जिनको हमने वैल्यू क्या दे दिया, R1 R2 एंड R3, यस। और हमने यहाँ पे जो है एक वोल्टेज भी लगा दिया, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक वोल्टेज। नाउ व्हाट इज दिस वोल्टेज? ये वोल्टेज का काम क्या है? सीधी बात है भाई, ये वोल्टेज जो है इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से जो है इसके अंदर जो है करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो कैसे होने वाला है? तो देखो यहाँ पे अभी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो मेरा करंट ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दिस, ओके। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ करंट, ओके, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो करंट यहां से निकलेगा और यहाँ पे आके ऐसे एंड होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो करंट मेरा जो है, एक काम करते हैं, ए बी को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट। ए बी को, ए को यहाँ ले लेते हैं, बी को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि करंट हम बोलेंगे ए से बी जा रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। तो करंट में कहता हूं मेरा करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो करंट मेरा फ्लो हो रहा है ए टू बी, ओके। करंट हमारा कहां से कहां फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी पार्ट, ओके, ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो है हमें फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस मेरा इस सर्किट में कितना है, और ये रेजिस्टेंस लगाने से हमें क्या क्या जो है चीजें मिल सकती है, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले कुछ स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, एंड स्टेटमेंट क्या देंगे, तो मैं आंसर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप आंसर वाइज इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यू विल से दैट लेट R1 R2 and R3 be the
3 resistors connected in series, okay, across A and B। ठीक है, तो A and B के अक्रॉस हमने 3 रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और इसमें आप ये बोलोगे सेकेंड पॉइंट, 3 रेजिस्टेंस तो कनेक्ट किया सीरीज में, पर जब आप 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे होता ये है कि मेरा जो यहाँ से करंट जा रहा है ना, यहाँ से मेरा सब जगह से क्या हो रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। तो देखो मेरी एक बात बताना बच्चों आप लोग, जब मेरा करंट यहाँ से आता है राइट, तो जब भी हमारा करंट यहाँ से आएगा ए से बी तक जाने के लिए, तो ए से बी तक जाने के लिए जब भी मेरा करंट निकलेगा, तो मुझे बताओ क्या मेरा ए से बी करंट जो है वो एक ही पाथ फॉलो कर रहा है या अलग अलग पाथ है उसके पास जाने के लिए। तो सीधी बात है, ए टू बी जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है, मतलब एक ही रास्ता है ना, कोई अलग रास्ता नहीं है। करंट मेरा जो है ए टू बी जाने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि करंट जो है हमारा पॉइंट ए टू बी में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, अलग रास्ते नहीं है, तो वो अपने आप को वेरी नहीं कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस, करंट खुद को एडजस्ट करके जो है एक कांस्टेंट करंट जो है मेरा फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। तो हम यहां पे बोलेंगे कि द करंट इज कांस्टेंट across all the resistors, ओके। तो हर रेजिस्टर्स के अक्रॉस हमारा करंट क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, ओके। अच्छा, अभी एक बात तो हम जानते हैं कि जब मेरा करंट फ्लो होगा ए टू बी की तरफ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो जरूर होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में पढ़ाया था राइट। पिछले लेक्चर में आपको याद है मैंने जो है इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बताया था जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा करंट फ्लो होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ जो है पावर डेसिपेशन होता है, कुछ ना कुछ हमारा वहां पे वोल्टेज भी लॉस होता है। पावर तो वोल्टेज के बाद हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब मेरा वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। तो ये बात मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं। तो मान लो मेरा करंट जब ए टू बी जा रहा है, पहला रेजिस्टेंस है R3, फिर R2, फिर R1। अब मुझे बताओ हर रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे सेम होने वाला है, नहीं, जरूरत नहीं है हम हर रेजिस्टेंस को सेम रखें। मैंने हर रेजिस्टेंस को अलग अलग ले लिया यार, मान लो मैंने इसको 10 ओम ले लिया, मैंने इसको 20 ओम ले लिया और मैंने इसको 5 ओम ले लिया। अब मेरे हर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मेरा सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा? द आंसर इज नो। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, देखो करंट तो सेम है सबके अक्रॉस, पर रेजिस्टेंस अलग होने से पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट होगा। तो आई कैन से दैट देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो मान लो मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पे R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है मेरा V3, और R2 के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V2, और जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है राइट, उसको मैं बोलता हूं V1। तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें बताई कि V1, V2, V3 आर दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो ये आप अपना थर्ड पॉइंट लिख दो राइट। तो थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे कि आपका जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस राइट, दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। सो यू विल से दैट let V1, V2 and V3 be the potential drop across resistance or across resistors R1, R2 and R3 राइट। तो इन सभी के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, R1, R2 एंड R3 राइट। ओके, अभी ये तो मेरे पोटेंशियल ड्रॉप की बात हो गई। अब आते हैं कि भाई व्हाट अबाउट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप तो हो गया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होगा, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप उसको भी बोल सकते हो राइट। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो हो गया हमारा राइट। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बट उसके पहले हम एक चीज और लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, तो वी से दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें एक स्टेटमेंट पता है जो क्या है भाई, जो सीधी बात है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये मुझे पता है ओम्स लॉ के हिसाब से, राइट। ओके चलो, ये हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हम बात करते हैं आगे, अब हमें अच्छा लगेगा। देखो क्या मैंने कहा। अच्छा, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, वो क्या है कि हमारा जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, टोटल वोल्टेज, अगर मैं बात करूं टोटल वोल्टेज, अभी टोटल वोल्टेज हमारे सर्किट में क्या है, तो वो है जब हमारी बैटरी दे रही है। तो हमारे सर्किट में जो टोटल वोल्टेज है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो टोटल वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, तो मैं टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट V। देखो ये V जो मेरे बैटरी ने दिया। और आप ये बात भी ध्यान रखो कि हमारा जो टोटल वोल्टेज होता है वो इक्विवेलेंट होता है द पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा किससे, द पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। इसमें एक चीज बच्चों और है जो आता है जब हम बात करते हैं किसी भी बैटरी की, तो उस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो कभी भी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी से इक्वल नहीं होगा। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दी बैटरी मतलब क्या होता है, जैसे ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1 V2 V3। तो जैसे आप ये V1 V2 V3 को ऐड करोगे, इनका जो भी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा इस V से, राइट, इस V से। बट मैंने ये कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के आने से ये यहाँ पे थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आएंगे, बट फिलहाल के लिए अभी हम यही मान के चलते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा EMF। ओके, उस वक्त हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अभी उसको लेंगे तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि मेरा जो भी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस बैटरी के अक्रॉस, राइट, वो हमेशा इक्वल, मतलब मेरा जो भी वोल्टेज होगा इस बैटरी का वो हमेशा इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट। ये फिलहाल अभी के लिए आप मान के चलो। तो मेरा जो टोटल वोल्टेज है V, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ पहले आपको, फिर आपको मैं लिखाता हूँ, राइट, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट इज इक्वल टू दी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, अरे यार ड्रॉप लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, टोटल पोटेंशियल प्रॉड लिख दिया, प्रॉड पी पहले लिख दिया, डी बाद में लिख दिया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दी सर्किट। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैंने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट तो क्या है, हर एक पोटेंशियल ड्रॉप को आप ऐड कर दो V1 V2 V3, तो आपको टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो क्या सर, अभी आपका क्वेश्चन होगा क्या सर अगर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा हर बार तो भी ये इक्वेशन सेम ही रहेगा, तो हाँ मैं बोलूंगा ये इक्वेशन हमेशा के लिए ऐसे ही सेम रहेगा आपका। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो अभी यहां से हम जो है टोटल रेजिस्टेंस इन दी सीरीज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमें समझ में आ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस समझ में आने के बाद हम ये पता करेंगे कि भाई कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्यों यूजफुल है, राइट, एंड उसके क्या फायदे हैं ये हम जो है तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने एक इक्वेशन निकाला, यहाँ पे क्या निकाला, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये हमने इक्वेशन अभी कैलकुलेट किया। अच्छा, यहाँ पे आप इन सब की वैल्यूज निकालने की कोशिश करो। तो इन सब की वैल्यूज निकालोगे तो यू विल यूज दी ओम्स लॉ, राइट। अभी ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, बराबर। तो ये V जो है ये मेरा टोटल वोल्टेज है, तो वो हमेशा इक्वल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस से। तो मैं ये जो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज के लिए मैं टोटल रेजिस्टेंस लेता हूं सर्किट का, तो मैं उसको लिखता हूं RS। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि सिंस RS जो है वो मेरा क्या है, टोटल
रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो आर एस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, V1 के लिए क्या होगा ना, व्हाट इज V1? V1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो यहाँ पे करंट तो मेरा I है, सब सर्किट में सेम है, और वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू R1। सिमिलरली आप V2 के लिए लिखोगे I इंटू R2, एंड सिमिलरली फॉर V3 यू विल राइट I इंटू R3। ओके, तो ये तीन मुझे इक्वेशन मिल गए। मान लो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो आई विल से दैट कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो पूरा यहां से, ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो व्हाट आई गेट हियर नाउ, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह पे लिखोगे आप IRS, V1 की जगह पे लिखोगे IR1। अच्छा, I1 I2 I3 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि करंट कांस्टेंट है ना, करंट वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, V2 की जगह पे क्या लिखोगे आप IR2 प्लस IR3। राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, I कॉमन ले लोगे, तो आप राइट हैंड साइड में I कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दिस I एंड दिस I विल गेट कैंसिल, तो आपको इक्वेशन मिलेगा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये इक्वेशन मिल गया, and this equation shows that the total resistance in the circuit in series combination is addition of all the individual resistance in series combination, right? तो मेरा जो RS है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो मेरे जो सर्किट है, जो मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ पे अभी देखो कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, एक R1 R2 R3 तीन है, सबकी वैल्यू भी मैंने दे रखी है, रैंडमली मैंने दिया है, राइट। तो यहाँ पे 5 ओम 20 ओम 10 ओम, तो टोटल कितना होता है 35। मतलब यहाँ पे जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो कितना होने वाला है भाई, 35 ओम का होने वाला है, जो कि मुझे RS से पता चला। अगर मैंने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट किए होते तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता, तो मेरा फॉर्मूला होता RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। मतलब मैंने अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, तो अभी सीरीज का हमें जो है फायदा क्या होता है और इसके नुकसान क्या है। अगर मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया बच्चों, तो आप एक चीज देख सकते हो, व्हेन दी ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर एक ही चीज हो रही थी, राइट। एंड वो चीज क्या थी, बोलो। जब मैंने सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस है, मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, राइट, वो क्या हो गया भाई, वो इंक्रीज हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब मैं जितने ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊंगा तो वो हमेशा हर एक रेजिस्टेंस को ऐड अप करता चलेगा ना, मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा। और जब मेरा टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा तो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा, है ना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीजेस, इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और करंट डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सारे एड अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ जाता है। अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस लगाता तो वो या तो 5 होता, या तो 20 होता, या तो 10 होता, पर जब मैंने तीनों को लगा दिया तो तीनों एड अप हो गए, और तीनों के एड अप होने से जो है मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो गया, राइट। आई होप आपको ये इक्वेशन समझा हो किस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। ओके, या सो आगे बढ़ते हैं एंड इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपको बातें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ गिवन डेटा दे रखा है, एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, राइट। पेज नंबर 220 पे जो दिया है अनसॉल्व प्रॉब्लम है, राइट, फिजिक्स टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 रेजिस्टर्स लाइक 10 ओम एंड 20 ओम एंड 30 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस को क्या किया बच्चों, सीरीज में कनेक्ट किया। तो अगर मैंने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपको पता है, अभी यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा कि मेरे तीनों रेजिस्टेंस जो है वो एक लाइन में होंगे। ठीक है, तो आपको गिवन में क्या दे रखा है फिलहाल,
गिवन में आपको दिया है 3 रेजिस्टेंस, मान लो R1 है कितना 10 ओम, R2 कितना दिया है आपको 20 ओम और R3 कितना दिया है आपको 30 ओम। ये आपको गिवन हो गया। अभी टू फाइंड में क्या करना है, राइट। सो चलो टू फाइंड, राइट। तो टू फाइंड में देखो पहला क्या दिया है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट वर्ड है इसका मतलब समझ लो भाई, आप एक बात ध्यान रखो, जो ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग ने आपको बोला है फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है यार, कितना हलवा सवाल दिया, मतलब आपको आरएस की वैल्यू निकालनी है, राइट। फर्स्ट, सेकंड क्या करना है आपको, सेकंड में आपको बोला है व्हेन दीज रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, ये गिवन में एक और दिया है, वोल्टेज दिया है तुम्हें 12 वोल्ट। जब मैं इनको 12 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करूंगा बाय नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सीधी बात है, अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं पढ़ा तो उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, मतलब आपको हर रजिस्टर्स के अक्रॉस, जैसे मान लो अभी हमने ये किया था ना, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। मतलब आपको V1 V2 V3 तीनों भी जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले में आपको क्या फाइंड आउट करना है, V1 भी फाइंड आउट करना है, V2 भी फाइंड आउट करना है और V3 भी जो है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाए। तो पहला हम लोग जो है फाइंड आउट करने के लिए चलेंगे भाई, हमारा फर्स्ट वन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आपको आरएस निकालना है। अब आरएस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तीनों को ऐड कर दो भाई, तीनों कितने 10 20 30, तो 10 प्लस 20 प्लस 30, द आंसर इज व्हाट 60 ओम, राइट। तो आपका टोटल आंसर कितना होगा 60 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा 60 ओम। अब आते हैं सेकंड सम की तरफ, राइट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपको टोटल निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब सीधी बात है यार, मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया है, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। ये तो पोटेंशियल ड्रॉप का ही फॉर्मूला है ना, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस एंड R3 के अक्रॉस। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला वही यूज कर लो, पहले V1 निकाल लो। V1 क्या है हमारा I इंटू R1। बट बच्चा क्वेश्चन ये है कि आपको करंट ही नहीं पता सर्किट में कितना है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना है ये फाइंड आउट कर लो। तो चलो, तो सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है और वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मुझे ये भी पता है, तो हम पहले करंट निकाल लेते हैं। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो करंट निकालोगे आप I इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप, यस बोलो, I इज इक्वल्स टू V बाय R कर दोगे, है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा V बाय R। तो V की वैल्यू कितनी है आपकी 12 और R की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 60। तो जब आप 12 बाई 60 करोगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट, या तो सीधी बात है 12 बाई 60 कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट 0.2। ओके, कैसे आ रहा है सर 0.2, देखो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, कभी भी अगर ऐसे सम आ जाए तो आप ऐसे लिखो 12 बाई 6 को कर दो 6 इंटू 10, ठीक है, ये 6 1 हो गया, ये 6 2 हो गया, अब ये 2 बाई 10 हो गया, राइट, डेसिमल फ्रैक्शन तो पड़ा ही होगा, 2 बाई 10 को हम क्या लिखते हैं 0.2 लिखते हैं। तो मेरा जो करंट हो गया ये कितना हो गया 0.2 एम्पियर का करंट हमारा सर्किट में हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कैसे करना है। अब टोटल करंट निकाल लिया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लो, तो V1 कैसे निकालोगे, यस फॉर्मूला भी बताया I इंटू R1। अभी I पता है 0.2, R1 भी पता है ना कितना दिया है 10, तो 0.2 इंटू 10 आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू मिल गई कितना 2 वोल्ट। सिमिलरली V2 भी निकाल लो, V2 कितना है I इंटू R2, अगेन I कितना है 0.2, R2 कितना है आपका यस 20 ओम है, तो 0.2 इंटू 20 यस कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो ये सीधी सीधी बात है भाई, ये आपका जो हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये आपको आ गया 4 वोल्ट। एंड थर्ड वाला भी निकाल लो V3, तो दैट इज I इंटू R3, तो 0.2 इंटू 30 दिस विल गिव यू 6 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया V3, ये हो गया V2। ओके, तो हमने जो है हमारे सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं, सारे जो डेटा थे वो हमने
फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जो है बड़े आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है अब वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप देख रहे हो सब कुछ सेम है जैसा मतलब हम वहां पे किए थे, बस थोड़ी सी अलग बात है, जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो एक लाइन में कनेक्टेड नहीं है। जैसे आप अभी देखोगे तो पहले हमारे एक लाइन में थे, अब वो अलग अलग है। जैसे मैंने अगर इसको मान लो पॉइंट ए और बी, जैसे हमने पहले चूज किया था वैसा चूज कर लें अगर, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है तो इसको पॉइंट ए मानते हैं, इसको पॉइंट बी मानते हैं। तो पॉइंट ए और बी में अभी मेरे तीन रेजिस्टेंस हैं, पर ये तीन रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किए हमने बच्चों, ये हमारे तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों पैरेलली, मतलब एक के ऊपर एक कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट मिलेगा और मेरा करंट पॉजिटिव से निकलेगा, राइट। इस तरीके से ए पे आएगा, और वो जब जैसे ही करंट हमारा ए से इस टर्मिनल पे आएगा, इस टर्मिनल पे आने पे करंट के पास तीन रास्ते हैं आगे जाने के लिए, एक ऊपर की तरफ R1 की तरफ, एक R2 की तरफ, एक R3 की तरफ। और ये करंट वापस से यहीं से बाहर निकल करके आके मिल जाएंगे और यहां से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, जो टोटल करंट मेरा I कहलाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जो टोटल करंट I है इस सर्किट के अंदर, राइट, क्या वो करंट हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होने वाला है? तो मैं यहां पे बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा करंट इस पॉइंट पे आने के बाद, राइट, ये जो हमारा पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट पे करंट आने के बाद वो खुद को तीन पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर ले रहा है। तो यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा, मान लो मेरा जो करंट R1 के थ्रू गया उसको मैंने माना I1, जो मेरा करंट R2 के थ्रू गया उसको मैंने माना I2, और जो मेरा करंट R3 की तरफ से गया उसको मैंने बोला I3। सो इस केस में क्या हो रहा है, I1, I2 एंड I3 आर दी थ्री करंट विच इज पासिंग थ्रू दी थ्री रेजिस्टर R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पे करंट जो है वो मेरा क्या हो चुका है, अब डिवाइड हो चुका है। बट अगर हम बात करेंगे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दी सर्किट की, तो बच्चों आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, तो जो मेरा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है सर्किट में वो हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। पैरेलल में हमेशा जो वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप होता है या जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमेशा एक कॉमन होता है, ठीक है। मतलब इन तीनों के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। जो भी हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे अब अलग अलग जो है पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे पैरेलली कनेक्टेड हैं, एक के ऊपर एक कनेक्टेड है, तो तीनों के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है सेम होगा, बट करंट तीनों के लिए जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे करंट जो है तीनों के लिए डिफरेंट हो गया है, ओके, जिसको हमने I1, I2 और I3 से शो कर दिया है। तो मैं यहाँ पे फिर आपको ऐसे बोल सकता हूँ भाई कि इस सर्किट में मेरा जो टोटल करंट है, राइट, इस सर्किट में जो मेरा टोटल करंट I है वो कितना है, वो है मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, टोटल करंट मेरा यही होगा। अच्छा, ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखने से पहले ना आपको कुछ स्टेटमेंट लिखने होंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे, राइट। इस वाले केस में मैंने लिखा था ना, लेट R1, R2, R3 बी द थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो वहां पे आप लिखोगे कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था द करंट इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर, तो आप यहाँ पे करंट नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे द वोल्टेज इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स। और जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है V1, V2, V3 बी दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो आप वहां पे लिखोगे I1, I2, I3 बी दी I1, I2, I3 बी दी करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट लिखने का तरीका होगा वहां पे। फिर आप वापस ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे आ जाओगे पूरा। तो जो मेरा टोटल करंट है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके अंदर, ओके, जिसको मैं मान लेता हूँ भाई अभी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अभी ये मेरा टोटल करंट हो गया। अभी ओम्स लॉ तो हमें पता ही है भाई, सीधी बात है, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू IR। तो अभी मैंने यहाँ पे जो V इज इक्वल्स टू IR मैंने ओम्स लॉ के हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पे जो V है, ये V तो मेरा टोटल वोल्टेज मैंने जो बैटरी को दे रखा है ना, ये वाला V है। तो ये R क्या होगा, अगर ये टोटल वोल्टेज है तो ये R मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, और यहाँ पे जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का उसको मैं क्या मान के चलता हूँ, RP मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे RP क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ सिंस RP इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो RP क्या है मेरा, यस, इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो टोटल
रेजिस्टेंस इन प्यारे लाल, है ना, पैरेलल बोलना, प्यारे लाल बोलोगे तो गया, है ना, मिठाई वाले के पास बिठा देंगे फिर, प्यारे लाल मिठाई वाला। ओके, तो V इज इक्वल्स टू आई आर पी, तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा जहां पे I मेरा टोटल करंट होगा, V मेरा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग बना सकता हूँ। तो सीधी सी बात है भाई कि मेरा जो इक्वेशन है, राइट, तो यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा, हर एक रजिस्टर के लिए मेरा इक्वेशन कुछ अब ऐसा होने वाला है, V इज इक्वल्स टू I1 R1। अब देखो मेरा V कांस्टेंट है तो V में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, I1 R1 हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरा V होगा वो होगा मेरा I2 R2, और जो मेरा V होगा वो क्या होगा, I3 R3। मेरा इक्वेशन मतलब अब ऐसे ही बनने वाला है क्योंकि V सबके लिए सेम है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना ध्यान से, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2, और इसको लिखता हूँ V नहीं, पहले I लिखते हैं, तो मैं इसे लिखता हूँ लाइक I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। तो मैंने ये तीन इक्वेशन बना लिए, राइट। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से मैं क्या करता हूँ, इन तीनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में। इवन यहाँ पर भी मैं बना दूंगा I इज इक्वल्स टू V बाय RP। ओके, तो इन तीनों इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो ये चार इक्वेशन जो बने इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा अभी, तो फॉर्मूला क्या था आपका, यस, फॉर्मूला क्या था आपका अभी, फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की जगह पे आप लिख सकते हो V बाय RP, I1 की जगह पे आप लिख सकते हो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अभी ऊपर वाले इक्वेशन में राइट साइड में आप V कॉमन ले लो, राइट, राइट साइड वाले इक्वेशन में आपने V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V और ये V कैंसिल हो जाएंगे। अभी बच्चे बोलेंगे ये V कैंसिल कैंसिल हो गया, भाई इस V को आप इस साइड लेके आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद आपको इक्वेशन क्या मिलता है, आपको इक्वेशन मिलता है 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपको ये इक्वेशन मिल गया। तो दिस RP इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, ठीक है। तो ये आपका जो है इक्वेशन हो जाता है, राइट, बात ध्यान से सुनना, ये आपका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अभी यहाँ पे एक बात समझो, मेरे को फॉर्मूला मिला 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, इसका क्या जो है फंडामेंटल है, जैसे अगर आपको मैंने सीरीज की बात करूं तो सीरीज मैंने आपको बताया था कि जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो हमेशा बड़ा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से भी करूं एक्सप्लेन, तो देखो यहाँ पे मेरे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है, पर जो टोटल रेजिस्टेंस मिला वो कितना है हमारा 60 ओम है। मतलब यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल से ग्रेटर होता है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है और करंट हमेशा छोटा होता है। पर वही अगर मैं बात करूं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, उसमें देखो क्या चेंजेस आते हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, राइट, सीरीज में मैंने 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, ये है मेरा 5 वोल्ट का 5 ओम का, और ये है मेरा 10 ओम का, ठीक है। तो बच्चों इसमें मेरा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा और जो टोटल करंट होगा कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस RS क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो R1 प्लस R2 करोगे आप क्या आंसर आ जाएगा आपको, 10 प्लस 5 इज 15, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपको मिला वो कितना मिला, 15 ओम का। अब सीधी बात है 15 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, और टोटल करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R लगा लो आप लोग। तो V कितना है आपका 10 और R टोटल कितना है आपका 15, तो 10 बाय 15 आप कर लो, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 2 बाय 3 विच इज नथिंग बट 0.66 आएगा आपको, है ना। तो 0.66 एम्पियर का करंट आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है। पर यही केस अगर मैं पैरेलल के लिए करता हूं, मान लो मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलली लगा लिया कुछ ऐसे,
ओके, तो मैंने अभी देखो दो रेजिस्टेंस को पैरेलली लगा लिया, यहाँ पे मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर दी। सेम मैं यहाँ पे भी बैटरी 10 वोल्ट की लगाता हूँ, मैं यहाँ भी एक 5 ओम का लगाता हूँ, यहाँ पे एक 10 ओम का लगाता हूँ। देखो अब क्या फर्क होता है, अब टोटल करंट से देखो क्या फर्क होगा और टोटल रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पैरेलल के लिए अलग है। क्या फॉर्मूला है पैरेलल के लिए? पैरेलल के लिए फॉर्मूला है हमारा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है मेरा 5, R2 कितना है 10, तो आप लिख दो 1/5 प्लस 1/10 इज 1/RP। तो 1/5 और 1/10 को आप रेसिप्रोकल करके सॉल्व करो या एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, नीचे बेस सेम हो जाएगा, ऊपर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो आपको आंसर आएगा 2/10 प्लस 1/10। आप यहाँ पे इनको लिख दो डायरेक्टली 2/10 1/10, बेस सेम है, ऊपर डायरेक्ट ऐड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 3/10। पर अब मेरी एक बात देखना, ये मुझे 1/RP मिल रहा है, पर मुझे 1/RP नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ RP चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आपको इसको इन्वर्ट एंडो करना पड़ेगा। इन्वर्ट एंडो करने का मतलब क्या होता है, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। अगर आपको वीडियो बहुत फास्ट लग रहा है तो आप जो है स्पीड में जाके वीडियो को स्लो करके देख सकते हो बच्चों एक बार, राइट, या फिर आप वापस से रिपीट देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप वीडियो को स्लो मो भी कर सकते हो, राइट। आप उसको 0.75 पे स्पीड पे कर दो तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी, ठीक है। और स्लो लग रहा है तो फास्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आरपी की वैल्यू, मैं इतना फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है यार। तो आपकी आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरपी इज व्हाट 10/3 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो यार, 3 1 जा 3 3 जा पॉइंट, आपको जो आंसर मिलेगा समथिंग 3.33 मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका टोटल वैल्यू हो गया है, टोटल वैल्यू जो हो गया आपका आरपी का, वो कितना हो गया है 3.33 ओहम, राइट। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिला है वो कितना मिला है 3.33 ओहम, बट वही देखो आप टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में कितना था 15 ओम। अब यहाँ पे पैरेलल में आप देखो जो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिला है ना, वो इंडिविजुअल से भी छोटा है। मेरा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 कितना था 5 था, देखो इसकी वैल्यू 5 से भी कम है 3.33। अब सीधी सी बात है यार, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, करंट तो बढ़ ही जाएगा ना। कैसे बढ़ेगा, अभी आप फॉर्मूला लगा लो I इज इक्वल्स टू V/R करके। अभी V कितना है आपका 10 है, R कितना है 3.3 है। अगर मैं 3 भी मान के चलता हूं तो भी यार आपको आंसर लगभग करंट आपको जो मिलेगा वो 3 पॉइंट समथिंग 3 एम्पियर में मिलने वाला है। तो देखो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कहाँ कितना ज्यादा मिल रहा है 3.3 एम्पियर। वही आप देखो करंट आपको जो सीरीज कॉम्बिनेशन में मिला है वो कितना छोटा करंट है 0.66 एम्पियर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब जब भी आप किसी भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है और आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं चीजें क्लियर करने के लिए। अगेन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, पेज नंबर 220, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अनसॉल्व प्रॉब्लम है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है कैसा होगा, ठीक है। तो अगर बात सबको समझ में आई है तो अब सभी के लिए सॉल्व करना बड़ा आसान होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक ही जो है मोटो अपनाना है कि आप करो सबसे पहले जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे। आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले आप वो निकालो, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा गिवन लिखना। क्या करना, गिवन लिखना। मैंने ऑलरेडी गिवन को हाईलाइट कर दिया है डार्क में, बट ठीक है। गिवन हमारे पास देखो क्या बोला है, 2 रेजिस्टर्स 1 किलो ओम एंड 2 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको दो रेजिस्टर दिए हैं, R1 कितना है 1 किलो ओम, तो 1 किलो मतलब 1000 हो जाता है, राइट। तो आप R1 को कितना लिखोगे 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम मतलब कितना हो गया, 1 किलो मतलब 10⁻³ है ना, तो 10⁻³ ओम। तो इसको इंटू 1 कर दो तो यही आने वाला है। R2 कितना दिया है 2 किलो ओम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ और टोटल वोल्टेज कितना दिया आपको 9 वोल्ट, राइट। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या बोला है, तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करने क्या बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/10
R1 प्लस 1/R2 है ना। हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है, फॉर्मूलेज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो लिखो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 10⁻³ प्लस R2 कितना है 2 × 10⁻³ सीधी बात। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, अगेन बेस सेम करो, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो गया 2 डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ बेस सेम हो गया। ऊपर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 1/RP इज इक्वल्स टू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ बेस को आप एक ही बार लिखोगे क्योंकि सेम है, ऊपर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 10⁻³ ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चों -3, तो 3/2 × 10⁻³ एंड आपका आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लो 1.5 × 10⁻³ अच्छा ये एक चीज और सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है मुझे। अभी ये जो वैल्यू मिली हुई है ना बच्चों, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 1/RP की, मैंने बोला था ना अभी, ये हमें 1/RP की वैल्यू मिल रही है। मुझे 1/RP नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ RP चाहिए। क्या चाहिए, RP चाहिए। तो इसका इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, है ना। ये वाला जो अभी मुझे टर्म मिला है ना, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो। तो इसमें क्या होगा, RP ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2 × 10⁻³ ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ओके, तो अब हमें आंसर क्या मिलने वाला है देखो, तो अब हमारा आंसर होगा, इसको 2 डिवाइड बाय 3 करोगे, आंसर आपको 0.66 आएगा और 10⁻³ मतलब किलो ओम। तो मेरा जो अब रेजिस्टेंस हो गया RP में वो हो गया 0.66 किलो ओम। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये किलो किधर से आया, ये 10⁻³ से आया, ठीक है। तो मेरी RP की वैल्यू हो गई 0.66 किलो ओम, राइट। तो ये अभी आपने RP निकाल लिया। अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, अब आप सीधे सीधे देखना, हमारा जो R1 R2 है उससे मेरा ये छोटा है काफी, 0.66 किलो ओम जो है R1 R2 से बहुत ही छोटा वैल्यू है ना। तो ये मेरा एक चीज तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, when the parallel combination is connected to 9 volt supply, then neglecting the internal resistance, calculate the current through each resistor। तो आपको यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करने के लिए भाई फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आपको देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा कर दिया था, है ना। क्या फॉर्मूला है, I1 = V/R1, I2 = V/R2, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I1 = V/R1। तो चलो V कितना है आपका, अभी V तो 9 है, देखो वोल्टेज दे रखा है 9। R1 कितना है आपका 10⁻³ है। अब ये 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ तो -3 हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻³ राइट, विच इज नथिंग बट यू कैन राइट एज 9 10⁻³ को मिली लिखोगे तो आप लिखोगे मिली एम्पियर। ओके, क्या लिखोगे इसको, मिली एम्पियर। तो 10⁻³ इज 9 मिली एम्पियर। तो आपको I1 का वैल्यू मिल गया कितना बच्चों, 9 मिली एम्पियर। सिमिलरली I2 निकाल लो, क्या लिखोगे V/R2, V कितना है 9 और R2 कितना है आपका, यस बोलो बच्चों 2 × 10⁻³। तो 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 9/2, 9/2 का आधा कर दो कितना हो जाएगा, 9 का हाफ ले लो मतलब 4.5। तो आपको आंसर आ गया 4.5 × 10⁻³ एम्पियर। ओके, तो सीधा सीधा इसको भी आप लिख सकते हो 4.5 मिली एम्पियर। क्या लिखोगे 4.5 मिली एम्पियर। ओके, दिस इज नथिंग बट योर I2। सो आई होप यू गॉट कैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन बड़ा आसान है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं है। फोड़ना तो ये है कि भाई आपको डेरिवेशंस और आपको जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाए हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ जाते हो प्रॉपरली तो आपके लिए जो है चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टर बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एंड ये सारे पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, यू विल गेट ऑल द डेटा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।